इस वीडियो में हम उन 6 सबसे बड़ी गलतियों का पता लगाएंगे जो रुमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित लोग करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। हम अपने हाल ही के व्यक्तिगत अनुभवों की समीक्षा करेंगे, जिसमें मैंने रुमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों के साथ काम किया है और देखा है कि वे अपनी स्थिति को सही तरीके से कैसे संभालते हैं। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, तो अंत तक जुड़े रहें। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी से सूजन ठीक करने में विशेषज्ञ हूँ। मेरी पद्धति, जिसे माइंडवेट इम्यूनिटी मेथड कहा जाता है, ने हजारों मरीजों को ऑटो इम्यून बीमारी और पाचन संबंधी गड़बड़ी से उबरने में मदद की है। हम जटिल और गंभीर स्थितियों को बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। इसमें ऑटो इम्यून सूजन और पाचन संबंधी गड़बड़ी शामिल है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम यह कैसे करते हैं और हमारे असली सफलता की कहानियां जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं या gclinic.com पर विजिट करें और एक डिस्कवरी कॉल के लिए अनुरोध करें। अब यह चर्चा मुख्य रूप से रुमेटॉइड आर्थराइटिस पर केंद्रित होगी और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने वर्षों में कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने रुमेटॉइड आर्थराइटिस को पलट दिया है और बिना दवा के सूजन पर काबू पाया है। तो आखिर इन लोगों को खास क्या बनाता है? क्योंकि अक्सर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सुनते हैं कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज संभव नहीं है। असल में वे आपको बस कुछ टेस्ट, कुछ दवाइयां और इन्फ्यूजन दे सकते हैं, बस इतना ही। मैं आपको अपने खुद के सूजन संबंधी बीमारी के अनुभव से बता सकता हूं कि मुझे बातें बताई गईं जो सच नहीं थीं। तो इस वीडियो में मैं उन सबसे बड़ी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो लोग रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए गलत सलाह सुनकर करते हैं, और उम्मीद है कि आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि रुमेटॉइड से असामान्य रूप से कैसे ठीक हुआ जा सकता है और इसे हमेशा के लिए कैसे पलटा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रुमेटॉइड आर्थराइटिस से निपटते समय कौन सी 6 सबसे बड़ी गलतियां हैं जिन्हें आपको टालना चाहिए? पहला नंबर, मल त्याग को नजरअंदाज करना। जैसा कि आप जानते होंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली का 70 से 80% हिस्सा आंत में होता है। इसे म्यूकोसा-एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू या संक्षेप में माल्ट कहा जाता है, और यह लगभग पूरे पाचन तंत्र को ढकता है। तिल्ली और जिगर में प्रतिरक्षा ऊतक, मुंह और ऊपरी श्वास नलिका भूमिका निभाते हैं। जब हम ऐसी सूजन देखते हैं जो पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है, चाहे वह त्वचा हो, जोड़ हो, नसें, थायराइड, आंत, लार ग्रंथियां, इन सभी में सूजन, जिसमें थकान, दिमागी धुंध, आंखों में सूखापन, दर्द जैसे लक्षण जठरांत्र, जीआई मार्ग से शुरू होती है और ट्रिगर कर सकती है। अंतिम अंग जो प्रभावित होता है वह मस्तिष्क, जोड़, जिगर, आंखें, लार ग्रंथि, नसें, त्वचा, थायराइड है। तो अंतिम अंग अलग अलग हो सकता है। सूजन की शुरुआत जठरांत्र, जीआई मार्ग से होती है। एक प्रसिद्ध प्रयास चल रहा है जिसे अमेरिकन गट प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह एक प्रिसीजन न्यूट्रिशन और प्रिसीजन मेडिसिन प्रोजेक्ट है जिसे कुछ शीर्ष स्तर के विश्वविद्यालय अस्पतालों में चलाया जा रहा है, जिनमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो भी शामिल है। वे शरीर में सूजन के स्तर की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि किसी व्यक्ति को लक्षणों का बढ़ना कब महसूस होगा। वे यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह कब होगा, उस व्यक्ति के मल के आधार पर। वे मूल रूप से मल का विश्लेषण करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि क्या व्यक्ति अगले दिनों, हफ्तों में सूजन बढ़ने की कगार पर है। यह बहुत रोचक है कि केवल आपके मल के आधार पर कई दिन पहले अनुमान लगाना संभव है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? आमतौर पर जब शरीर में सूजन अधिक होती है, तो इसका बहुत कुछ पेट में हो रही गतिविधियों से संबंध होता है, खासकर कि पेट में कौन से बैक्टीरिया हैं, वे भोजन को कैसे पचाते हैं, और ये बैक्टीरिया और उनके अपशिष्ट उत्पाद आंतों में कितने समय तक रहते हैं। तो यह सब कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आपकी मल त्याग की प्रक्रिया नियमित और बार बार हो। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जिन ज्यादातर लोगों के साथ मैं काम करता हूँ उनके लिए यह एक चुनौती है। वे रोजाना शौच नहीं जाते, या अगर जाते भी हैं तो पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता, और यह एक समस्या बन सकती है। दूसरी बात, पेट के माइक्रोबायोम को प्रजातियों के हिसाब से बेहतर बनाया जाए। मैं कई उन्नत मल परीक्षणों की व्याख्या करता हूं जो आंत में विभिन्न बैक्टीरिया और कैंडिडा जैसे फंगस की आबादी दिखाते हैं। हम बैक्टीरियल मेटाबोलाइट्स जैसे मीथेन को देखते हैं। हम ऐसे रसायनों को भी देखते हैं जैसे जोन्यूलिन, जिसे आप लीकी गट में देख सकते हैं।
इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि आंत के माइक्रोबायोम में एक व्यापक गड़बड़ी है और यह बहुत जरूरी है कि हानिकारक सूक्ष्मजीवों से मुकाबला करने के लिए नियमित और बार बार नई स्वस्थ प्रजातियों को सिस्टम में शामिल किया जाए। अब मेरा पक्का विश्वास है कि अगर आप जीआई ट्रैक्ट का इस तरह का उन्नत फंक्शनल परीक्षण कराते हैं, अगर आप यह परीक्षण तब कराते हैं जब आपके शरीर में सूजन है, तो हर चीज पॉजिटिव ही निकलती है। लेकिन अगर आप यह परीक्षण तब दोहराते हैं जब सूजन ठीक हो चुकी होती है, तो इसके परिणाम सामान्य सीमा के अधिक करीब आते हैं। एक सीमा जब आपके शरीर में सूजन होती है, आप ये सभी उन्नत जीआई परीक्षण कराते हैं और आपको नहीं पता होता क्या करना है। आप कैंडिडा खत्म करने, एंटीबायोटिक्स से सीबो दूर करने या सप्लीमेंट्स से लीकी गट ठीक करने में ही उलझ सकते हैं। मुख्य समस्या नियमित मल त्याग न होना है। अगर आप इस मूल समस्या को ठीक नहीं करते, तो यह स्थिति फिर से लौट सकती है, ऑटोइम्यून सूजन का कारण बन सकती है। मल त्याग के अलावा यह भी बहुत जरूरी है कि आहार स्वस्थ माइक्रोबियल कॉलोनियों को समर्थन दे और अच्छे और बुरे माइक्रोब्स के संतुलन को न बिगाड़े। आंतों की प्रणाली में हमेशा बदलता रहने वाला बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का वातावरण होता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया मीथेन बनाते हैं, जैसा कि आईएमओ सीबो के मामले में होता है। बैक्टीरिया का यह विशेष उपप्रकार आर्की बैक्टीरिया कहलाता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि कुछ नहीं करते। कभी कभी कुछ एंटीबायोटिक्स से स्वस्थ बैक्टीरिया भी मर सकते हैं और इसी वजह से आपको सी डिफिसाइल कोलाइटिस जैसी स्थितियां हो जाती हैं। सी डिफ तब होता है जब आपके जठरांत्र संबंधी मार्ग में क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वृद्धि हो जाती है, और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम एक बायोफिल्म बनाता है जो अन्य अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। और जब आपको यह स्थिति होती है, तो इससे छुटकारा पाना खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है अगर आपको सही तरीका न पता हो। यही बात कैंडिडा की अत्यधिक वृद्धि के लिए भी सही है। कई बार ऐसा होता है कि फंगस पूरी तरह हावी हो जाता है और शरीर में बहुत अधिक हिस्टामिन का उत्पादन करवाता है। ऐसी स्थिति में आपको एलर्जी, पित्ती, दिमागी धुंध और पेट फूलना जैसी समस्याएं दिख सकती हैं। इसके अलावा एलर्जी के लक्षणों के साथ साथ त्वचा और नाखूनों में भी बदलाव देखे जा सकते हैं, जैसे पोस्टनेचल ड्रिप और आंखों में सूखापन। पता चला है कि कुछ खास बैक्टीरिया हिस्टामिन के स्तर में अचानक वृद्धि कर सकते हैं। यह आपके खानपान के प्रकार पर निर्भर करता है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया के प्रकार पर भी निर्भर करता है। इसी विषय पर बात करते हुए एक पहलू जिसे अब भी नजरअंदाज किया जाता है, वह है वायरस। वायरस मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं, वे बैक्टीरिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। वायरस सीधे बैक्टीरिया में अपना आनुवंशिक कोड इंजेक्ट करने में सक्षम होते हैं और कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेनों की विषाक्तता में योगदान कर सकते हैं। वे ऐसे जीन भी प्रदान कर सकते हैं जो कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो फंगस, बैक्टीरिया और वायरस मानव माइक्रोबायोम में योगदान करते हैं, और इन सूक्ष्मजीवों के जीन चयापचय प्रक्रिया और वृद्धि के तरीके होते हैं जो मानव शरीर का समर्थन कर सकते हैं या उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और यह जानना महत्वपूर्ण है कि किण्वन के अपशिष्ट उत्पाद, हिस्टामिन, बायोफिल्म सब ऑल आंतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। तो इन चुनौतियों को देखते हुए आहार कुछ लाभकारी सूक्ष्मजीवों को समर्थन देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। दूसरा कारण, बहुत अधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स। मुझे यह सवाल बहुत बार मिलता है, खासकर मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं सुनता हूं कि लोग अपने आहार से चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स हटा देते हैं। सिर्फ इतना करने से ही उनके लक्षण हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। इसमें सच्चाई भी है। चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स शरीर में तबाही मचाते हैं क्योंकि ये आंत के माइक्रोबायोम को असंतुलित कर देते हैं। चीनी और रसायन जठरांत्र प्रणाली और ऊपरी श्वास मार्ग में हानिकारक बैक्टीरिया पैदा करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि सामान्य चयापचय पर नकारात्मक असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब चीनी मौजूद होती है तो फैटी एसिड्स का चयापचय हानिकारक कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स जैसे कि एराकिडोनिक एसिड बनाता है और ऊतकों को ऑक्सीडाइज करता है। चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों की उपस्थिति भी बढ़ा देते हैं और फैटी एसिड सिंथेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस
और पेरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर गामा जैसे एंजाइम्स को सक्रिय कर देते हैं, जिन्हें प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन से और भी अधिक असंतुलित किया जा सकता है। इसके अलावा शरीर में शुगर के कारण बैक्टीरिया और फंगस की अत्यधिक वृद्धि हिस्टामिन उत्पादन का एक बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अत्यधिक चीनी का सेवन प्रो इन्फ्लेमेटरी पाथवे जैसे कि एनएफ कप्पा बीटा को भी सक्रिय कर सकता है, जिससे और भी अधिक सूजनकारी साइटोकाइंस का रिलीज ट्रिगर होता है। आपको मेरी अन्य व्याख्यानों से यह भी याद होगा कि कुछ रासायनिक एडिटिव्स के सेवन पर शरीर प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां उत्पन्न कर सकता है, जो लिपिड्स, प्रोटीन और डीएनए जैसी कोशिकीय संरचनाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। प्रभावित बायोकेमिकल पाथवे में प्रोक्सीडेंट एंजाइम्स जैसे कि नैट्फ ऑक्सीडेज और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का सक्रिय होना और शरीर में स्वाभाविक रूप से सुरक्षा देने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का अवरोधन भी शामिल है। इसका सीधा मतलब यह है कि अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्राकृतिक मरम्मत तंत्रों को गंभीर रूप से सीमित कर सकते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा हर किसी के साथ क्यों नहीं होता। कुछ लोग कार्ब्स, शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी कोई समस्या क्यों नहीं होती, और इसका जवाब है क्योंकि उनके शरीर में सूजन नहीं होती। जब शरीर में सक्रिय सूजन नहीं होती तो वह आमतौर पर इस तरह के खाद्य पदार्थों को संभाल सकता है। बच्चे इसका एक अच्छा उदाहरण हैं। अगर उन्हें कोई सूजन संबंधी बीमारी नहीं है तो बच्चे बड़ी मात्रा में प्रोसेस्ड फूड्स, कार्ब्स, शुगर खा सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा। हो सकता है वे ज्यादा एक्टिव हो जाएं और फिर थक कर चुप हो जाएं, लेकिन उनमें वैसी सूजन नहीं होती जैसी उन लोगों में होती है जिनकी इम्यून सिस्टम में सक्रिय सूजन है। यहाँ तक कि मेरी क्लिनिक में भी जब लोग अपनी सूजन संबंधी बीमारियों से उबर जाते हैं और कई महीनों तक लक्षण मुक्त रहते हैं, तो वे फिर से कुछ चीजें खा सकते हैं, क्योंकि शरीर अब ट्रिगर नहीं होता और वह इन चीजों को बिना किसी समस्या के संभाल सकता है। लेकिन जब आपके शरीर में सूजन होती है तो आप डाइट के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा कारण फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी। यह एक और विषय है जो हमेशा सामने आता है। मेरे वीडियो में हमेशा कुछ ट्रोल्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि पेलियो डाइट्स काम करती हैं और कार्निवोर डाइट्स हर समस्या का हल हैं, और इस तरह की सोच काफी समय से चली आ रही है। याद है एटकिंस डाइट या फिर वेट वॉचर्स? इन डाइट्स के काम करने का कारण यह है कि ये ज्यादातर शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स से बचती हैं। तो मान लीजिए कार्निवोर डाइट के ज्यादातर फायदे खुद उन फूड्स के कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से होते हैं। यह भी मदद करता है कि ये फूड्स पेट में फर्मेंट नहीं होते। तो इन डाइट्स में कुछ फायदेमंद बातें जरूर हैं, लेकिन जो समस्या मैं देखता हूँ वह यह है कि सिर्फ मांस पर आधारित डाइट उतनी मददगार नहीं है जितनी कि फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट, और मैं अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। आमतौर पर जब हम पोषण की बात करते हैं तो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स वे आणविक यौगिक हैं जो मुख्य रूप से पौधों और फफूंद में पाए जाते हैं और मानव स्वास्थ्य पर इनका गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिए, मैंने पहले कहा था कि शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स से बचना जरूरी है। असल में पेलियो डाइट्स और कार्निवोर डाइट्स से जो ज्यादातर फायदा मिलता है वह इन डाइट्स के कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से होता है। इनमें फर्मेंट होने वाले तत्व भी बहुत कम होते हैं। लेकिन इन डाइट्स की सबसे बड़ी कमी, वजह जिससे ये डाइट्स लंबे समय में समस्याएं पैदा कर सकती हैं, इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते। आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स के 8 मुख्य उपसमूहों पता होना चाहिए। इनमें तरपीन, फिनोल, क्लोरोफिल, थायोसाइनेक्स, फाइटोएंजाइम्स, फाइटो ऑयल्स, प्रीबायोटिक्स और एल्कलॉइड्स शामिल हैं। तो कल्पना कीजिए कि इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाए और फिर इन्हें एक डाइट प्लान में शामिल किया जाए। खैर, यही मैंने किया है और इसे द फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट या संक्षेप में फाइटो डाइट कहा जाता है। आप इसका प्राइमर अमेज़न पर सिर्फ मेरा नाम और द फाइटो डाइट प्राइमर सर्च करके पा सकते हैं। मेरे विचार में फाइटो डाइट भोजन चुनने के लिए एक उपयोगी ढांचा है, क्योंकि इसमें भोजन योजनाएं फाइटोन्यूट्रिएंट्स को अधिकतम करने पर आधारित होती हैं। साथ ही यह जरूरी नहीं कि मांस या पशु उत्पादों को पूरी तरह से बाहर कर दे। तो जो लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ वेगन या पूरी तरह से प्लांट बेस्ड है, वे गलत हैं,
क्योंकि बहुत सारे प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थ भी अस्वस्थ हो सकते हैं और सूजन संबंधी बीमारियों को और खराब कर सकते हैं। बड़े बड़े खाद्य वर्गों को बिना सोचे समझे देखना, जैसे कि प्लांट बेस्ड, कार्निवोर या एनिमल बेस्ड, और डाइट को इन बड़े बहुत ही व्यापक लेबल्स के साथ जोड़ने के बजाय मैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग करता हूं, यह तय करने के लिए कि कोई भोजन लाभकारी है या हानिकारक। मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही ढांचा देता हूं जब वे अपने भोजन का चुनाव करते हैं। इन डाइट्स के हिस्सों को हर व्यक्ति के लिए अनुकूलित करना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि सबसे अच्छे परिणाम मिल सकें। लेकिन हम यह देखते हैं कि खुद डाइट बड़ी बीमारियों को हल करने में सक्षम है, क्योंकि यह आंत में स्वस्थ माइक्रोबियल कॉलोनियों का समर्थन करती है। कुछ स्लाइड्स जो आपने अभी देखी, वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फाइटोन्यूट्रिशन के विषय पर दिए गए मेरे एक टॉक से थीं। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे बहुत ध्यान और मीडिया कवरेज मिल रहा है, और मुझसे अक्सर मेरे फाइटो डाइट और उसके काम करने के तरीके के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 4, तनाव और आघात की अनदेखी करना। कनाडाई चिकित्सक गैबर मार्टे ने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि तनाव और आघात ऑटोइम्यून सूजन और पाचन संबंधी गड़बड़ी की जड़ हैं। अपनी किताब द मिथ ऑफ नॉर्मल में वे कहते हैं कि कुछ लेखक मानते हैं कि यही मुख्य कारण है। मैं आपको अपने क्लाइंट्स के साथ काम करने के व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि लगभग हमेशा ऐसा ही होता है। मैं इस बारे में पता लगाने के लिए कुछ बुनियादी सवाल पूछता हूं। मैं पूछता हूं, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही? अपूर्ण जरूरतों में प्रकृति के बीच समय बिताना, आराम और विश्राम, नींद, अंतरंगता, शारीरिक गतिविधि, रचनात्मक कलात्मक अभिव्यक्ति और स्वस्थ भोजन खाने के अवसर जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। जब मैं इन अधूरी जरूरतों के बारे में पूछता हूँ, तो लगभग हर व्यक्ति जिससे मैं बात करता हूँ, 100% लोग कम से कम एक या दो अधूरी जरूरतें जरूर बताते हैं। अब अगला सवाल जो मैं पूछता हूँ वह है, क्या चीज आपको उस अधूरी जरूरत को पूरा करने से रोक रही है? और आमतौर पर यह किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी होती है। या तो वे कहते हैं मुझे काम करना है, या मुझे अपने बच्चों या किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की देखभाल करनी है, या मुझ पर ये सामाजिक आर्थिक पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। तो मूल रूप से इसका मतलब यह है कि वे अपने दिन का अधिकांश समय वे चीजें करने में बिताते हैं जो उन्हें करनी ही पड़ती हैं, जिसका मतलब है कि वे अपनी खुद की जरूरतों और उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वे करना चाहते हैं। वे अपना पूरा दिन नकारात्मक परिणामों से बचने, अपनी जिम्मेदारियां निभाने और दूसरों को खुश करने में बिता देते हैं, और वह भी अपनी कीमत पर, और यह खतरनाक हो सकता है। तो इसे ट्रॉमा क्यों कहा जाता है? ऐसा लगता है कि हमने अभी तक जो चर्चा की वह तो इस दुनिया के लगभग हर इंसान पर लागू होती है। खैर, गाबोर माटे ट्रॉमा को छोटे टी वाले ट्रॉमा और बड़े टी वाले ट्रॉमा में फर्क करते हैं। बड़े टी वाले ट्रॉमा में दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शारीरिक हमला या किसी प्रियजन की मृत्यु जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। लेकिन छोटे टी वाले ट्रॉमा आम जिंदगी के ऐसे अनुभवों से भी हो सकते हैं जो धीरे धीरे व्यक्ति को अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने और उनसे कट जाने के लिए सिखा देते हैं। और दुर्भाग्यवश बहुत से लोग, यहाँ तक कि वे भी जो अच्छी तरह से एडजस्टेड और सफल हैं, इससे जूझते हैं। माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक में हमने हाल ही में एक ट्रॉमा और तनाव जागरूकता टूल को शामिल किया है जो लोगों को इन समस्याओं की पहचान करने और उन पर जल्दी परिणाम देखने के लिए कार्रवाई करने में मदद करता है। हम एक सहायक संसाधन भी प्रदान करते हैं जिससे लोग इन समस्याओं को एक उचित समय सीमा में हासिल कर सकें और पार कर सकें। नंबर 5, खराब नींद। अब तनाव और अधूरी जरूरतों के संदर्भ में बहुत से लोगों को सही मायनों में पुनर्स्थापित करने वाली नींद नहीं मिलती। उनकी नींद बार बार टूट सकती है या वे बार बार जाग सकते हैं, और हमारे पास नींद को बेहतर बनाने के लिए एक पूरा मॉड्यूल है ताकि दिन भर तनाव को आसानी से संभाला जा सके। यहाँ तक कि एक दिन की खराब नींद भी कई दिनों तक बढ़ी हुई सूजन का कारण बन सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी नींद का हिसाब रखें और सच में ट्रैक करें कि आपको कितनी आरामदायक नींद मिल रही है। खराब नींद के पैटर्न वाले लोगों में सूजन बढ़ाने वाले साइटोकाइंस अधिक होते हैं, जिससे ऑटोइम्यून सूजन और पाचन संबंधी गड़बड़ी और भी खराब हो जाती है। नंबर 6, निष्क्रिय जीवन शैली। अधूरी जरूरतों की थीम के तहत शारीरिक गतिविधि और व्यायाम की कमी एक छूटी हुई संभावना है। हर बार जब हम व्यायाम करते हैं, हमारा शरीर सेल सिग्नलिंग अणु और हार्मोन छोड़ता है जो ऊतकों को ठीक करते हैं।
ये लाभकारी रसायन सूजन को भी रोकते हैं। उदाहरण के लिए जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनमें लंबे समय तक TNF का स्तर कम रहता है। IL-6 और TNF ऐसे सेल सिग्नलिंग अणु हैं जिन्हें आप खून में माप सकते हैं, और ये यह भविष्यवाणी करते हैं कि शरीर की प्रतिक्रिया अस्वस्थ होगी या स्वस्थ। असल में ये साइटोकाइंस कई तरह की पुरानी बीमारियों में शामिल होते हैं। वास्तव में TNF को रोकने वाले सबसे प्रभावशाली कारकों में से एक व्यायाम है, और दुर्भाग्यवश निष्क्रिय जीवन शैली वाले लोगों में इसका स्तर अधिक होता है। और यहाँ एक अध्ययन है जो ठीक इसी बात की जांच करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम यह भी देखते हैं कि व्यायाम एक स्वस्थ माइक्रोबायोम को बढ़ावा देने में मदद करता है। और यहाँ एक और अध्ययन है जो इस पर केंद्रित है। आप सोच रहे होंगे, इतनी थकान और कभी कभी दर्द के साथ व्यायाम कैसे किया जा सकता है? और इसका जवाब है, आप खुद को अनुकूलित करते हैं। आप एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाते हैं जो आपकी क्षमताओं के अनुसार व्यक्तिगत हो, और आप उसे लगातार अपनाए रखते हैं। कभी कभी यह क्षमताओं की पहचान करना और ऐसे अभ्यासों और गतियों को बढ़ाना होता है जो जोड़ों या नसों पर ज्यादा दबाव न डालें। कभी कभी यह धीमे, अधिक सोच समझकर किए गए वर्कआउट होते हैं ताकि मांसपेशियों की टोन बढ़ाई जा सके। अक्सर जब हम क्लिनिक में लोगों को सीमाओं के साथ देखते हैं, तो हम उन सीमाओं के इर्द गिर्द काम करते हैं ताकि सफलता हासिल की जा सके। माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक में हम मानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मूल कारणों को उलटकर ही स्थायी परिणाम पाए जा सकते हैं। हम दवाओं के बिना सूजन के समाधान ढूंढते हैं, और कोचिंग व विशेषज्ञ चिकित्सा समीक्षा की मदद से हम सुधार की दिशा में वास्तविक प्रयास कर सकते हैं, खासकर आहार, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम को बेहतर बनाने के लिए। ये वे मुख्य क्षेत्र हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में योगदान करते हैं और इसे और भी खराब बना सकते हैं। अब अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आपके जानने वाले किसी को रूमेटॉइड है और यह उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो उन्हें जरूर बताएं। मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इसे दवाओं के बिना प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी साझा करता हूं। माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। अगली बार तक मैं हूं डॉक्टर दफ्तरी।